नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट अभी कुछ दिनों पहले संसद में पेश हुआ। इस बजट का जो पूरी थीम थी वो थी एम्प्लॉयमेंट। फोकस था युवाओं का रोजगार, उनका कौशल विकास। किस तरीके से खास जोर नजर आ रहा है युवाओं को नए अवसर देने को लेकर, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत चौधरी जी, सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयंत जी केंद्रीय मंत्री हैं और कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जिम्मेदारी संभालें। इसके अलावा शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर भी स्कूली शिक्षा में आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। बड़ा सवाल यही, क्योंकि हमने देखा कि बजट के माध्यम से एक बड़ा डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है यूथ फोकस करते हुए। युवाओं की जिम्मेदारी एक युवा मंत्री के नाते युवा मंत्री के कंधे पर देना और उस तरीके से उसको ज़मीन पर बेहतरी से उतारना, जो फोकस्ड है लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को स्किलिंग करके उनको रोज़गार के अवसर देने को लेकर, ये कैसे ज़मीन पर उतरेगा? पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पद पे हूँ। दोनों ही मंत्रालय में जो जिम्मेदारी है वो सीधा करोड़ों परिवारों से है। देश के ग्रास रूट्स तक हमारी योजनाएं पहुँच रही हैं और देश के नौजवानों से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे समय पे जब मुझे जिम्मेदारी दी तो केंद्रीय बजट में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया कि एक प्राथमिकता भारत सरकार ने नौजवानों को दी है। और वाकई अगर 2047 का जो एक हमने कहा है, नारा दिया है विकसित भारत का, तो विकसित भारत तब होगा अगर आज की जो हम नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके कार्य क्षमता का विस्तार करें, उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था से जोड़ पाएँ और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन सरकार ने लिया है और उसे बेहतरीन तरीके से वित्त मंत्री ने कम्युनिकेट किया है, क्योंकि बजट एक सिग्नलिंग भी है। बजट सिर्फ खाते का लेखा जोखा नहीं है कि आपने कितना खर्च किस मद में किया, किस विषय को भारत सरकार प्राथमिकता दे रही है, भविष्य में किस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती है, किस योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन होगा, सारी बात उन्होंने रखी है। बहुत आकर्षक बातें हुई हैं उसमें। एक तो कंपनीज़ में इंटर्नशिप प्रोग्राम जो यूनिक प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम चल रहा है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की नेट स्कीम है और कौशल विकास की नैप्स की परियोजना चल रही है। अब इसके ऊपर एक परत आई है इंटर्नशिप की, और इसे एक एस्पिरेशनल परियोजना बनाने का एक सपना लिया है, विजन है कि 500 बड़ी कंपनियों में नौजवानों को एक तरह से उनके लिए लाल कालीन बिछाया जाएगा। मैं गांव में जाता हूं, मैं पूछता हूं, नौजवान मिलते हैं। कई बार MBA के छात्र भी अब गांव में आके खेती कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है, उन्हें नहीं मालूम प्राइवेट सेक्टर में नोएडा में फैक्ट्री है, मुंबई में फैक्ट्री है, बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें कहाँ एम्प्लॉयमेंट कब होता है, किस माध्यम से होता है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स को भी नौकरी नहीं मिल पा रही। IIT में और IIM की बड़ी संस्थानों को छोड़ करके बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हें नहीं मालूम कि हमारा नंबर कैसे आएगा। तो एक तो जब इतनी बड़ी तादाद में आप 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप देने की बात कर रहे हैं, एंड इंडस्ट्री ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से लिया है, क्योंकि इंडस्ट्री बार बार यही कह रही है कि हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, तभी हम बड़े अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। और साथ साथ उनको ये भी अश्योरेंस है कि जब इन्होंने किसी बच्चे को इंटर्न के तौर पे रखा है, परख लिया उन्होंने क्या वर्क कल्चर है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करने का तरीका है, उस चीज़ को वो नौजवान भी अच्छी तरह समझ गया है, तो एक मेल बन जाएगा। तो नौकरी भी पक्की है, लर्निंग भी है और देश की भी तरक्की है। जी सर, महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि आपने कहा भी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो निजी क्षेत्र है वो हमेशा से लगातार कह रहा है कि साहब नौकरी योग्य युवा नहीं। आपने भी जिक्र किया कि लोग शिक्षित हैं लेकिन नौकरी योग्य को लेकर एक अपने आप में गैप है। इस गैप को ब्रिज करना सबसे बड़ी चुनौती है। इस डायरेक्शन जो आपने कहा बजट के थ्रू है, इसको डायरेक्शन के थ्रू हम इसको ज़मीन पे कैसे उतरता देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री है, स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम लोगों से बात करना, इसमें कहाँ तक हम कैसे आगे बढ़ते नजर आएंगे? बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। किस तरह से हम विचार करते हैं, सोचते हैं अपने बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उसमें भी चेंजेस लाने हैं। हर एक युवा को मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से अपील करता हूँ, वे भी इस संबंध में सोचें और प्लानिंग करें। और ये चीज़ें विदेशों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देख के भारत में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लागू करें। जो सिंगापुर की प्रैक्टिस है, जहाँ इंटीग्रेशन है, जर्मनी में जो गिल्ड के माध्यम से बहुत लंबे समय से उन्होंने काम किया, सीधा वहाँ यूथ को इंडस्ट्री से जोड़ दिया। तो फॉर्मल एजुकेशन में ढांचे में जो हमारे करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये नहीं सोचना कि मेरी डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया, बस अब मैं काबिल हूँ, अब मेरी नौकरी पक्की।
ऐसा नहीं है। बहुत कम्पिटिटिव जॉब इन्वायरमेंट है। इंडस्ट्री वाले को कोई एडवांटेज मिलेगा तभी वो आपको नौकरी देंगे, सिर्फ आपके मार्कशीट को देख के शायद ना दें। तो इसलिए एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया। स्कूल के साथ इंटीग्रेशन कैसे होगा, हायर एजुकेशन संस्थाओं में किस हिसाब से स्केलिंग हम दे सकते हैं, और उसके बाद आईटीआई का हमारा पूरा इकोसिस्टम है। हमारे स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी कई राज्यों में प्राइवेट सेक्टर में आई हैं। तो अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं और उन चीज़ों से अगर यूथ जुड़ेगा जी, तो उसे नौकरी भी ज़रूर मिलेगी। लगभग एक दशक मतलब 2014-15 से अगर देखा जाए तो इस मिशन में 1.5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग लगभग दी गई है। रोजगार के तमाम अवसर पैदा हुए, लेकिन अपेक्षित जो आंकड़ों की उम्मीद थी उससे अभी कमतर है। हम इसको कैसे स्पीड और स्केल दोनों को बढ़ाएं? क्या एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम होते देखेंगे आपके नेतृत्व में मंत्रालय के माध्यम से? सबसे पहले तो जैसे मैं कहा कि अब ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं। जो स्किल 10 साल पहले रेलेवेंट थी इंडस्ट्री के लिए, आज वो नहीं है। आज इंडस्ट्री हमसे मांग कर रही है कि हमें सेमीकंडक्टर अगर इंडस्ट्री को इंडिया में स्थापित करना है तो हमें पर्टिकुलर स्किल चाहिए। आज जिस प्रकार की नौकरियां जिस क्षेत्र में मिल रही थी, आज उसको एआई और नई टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो खा गई, लेकिन वो नौकरियां ख़त्म नहीं हुई, नौकरियां दूसरे क्षेत्र में मिल रही हैं। तो उस स्किल को हमें रिकग्नाइज़ करना है। भारत सरकार ने 2022-23 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किल गैप सर्वेस कराए हैं। वर्ल्ड बैंक के संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये काम हुआ। सेंट्रल प्रोजेक्ट था, परियोजना थी, और अब हर डिस्ट्रिक्ट के पास वो इन्फॉर्मेशन और डेटा है, उसे बेहतर प्रयोग करने की ज़रूरत है। साथ साथ पिछले साल सिद्ध का लॉन्च हुआ, जो हमारा डिजिटल प्रॉपर्टी है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओपन है एक लिहाज से देखा जाए। उसके ऊपर और कई फंक्शनैलिटी हम रोज़ ऐड कर रहे हैं, और उस माध्यम से कोई यूथ हो, हमारे ट्रेनिंग इकोसिस्टम से कोई भी जुड़ा व्यक्ति हो, ट्रेडिंग पार्टनर हो, कोई पॉलिसी मेकर हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, डीएम हो, एसडीएम हो, वो देखना चाहता है कि क्या काम वाकई हो रहा है मेरे क्षेत्र में, तो उसके लोकेशन के हिसाब से भी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। जी, आपने सर सिद्ध का जिक्र किया तो मेरा सवाल ऐसे ही, 10 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है और 7,000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, 40,000 से ज़्यादा सेंटर्स, एक तरीके से एक पोर्टल पे, प्लेटफॉर्म पे आपने उसको इंटीग्रेटेड किया है। लेकिन इस इंटीग्रेशन का फ़ायदा हम ले कैसे पा रहे हैं? मतलब वो ज़मीन पे जो अंतिम लाइन में खड़ा युवा है उस तक वो जानकारी मिल कैसे पा रही है, उसको कैसे हम फैसिलिटेट कर पा रहे हैं? ज़्यादा आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, यूथ इज़ वेरी अवेयर। तो अब क्या है कि इंटीग्रेशन के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है, प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ता है। आज जो बच्चा सिद्ध पे कोई ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है, चाहे वो पीएमकेवीवाई के अंतर्गत हो, चाहे जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत हो, वो सब सिद्ध पे एनरोल्ड है। जैसे ही कोई सिद्ध पे एनरोल होता है, कोई ट्रेनिंग कोर्स करता है, उसकी अपार आईडी जनरेट हो जाती है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रावधान है। तो एक इंटीग्रेशन वहाँ से आ गया। जो उसका स्किल सर्टिफिकेट है, उसको कागज़ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, घर पे फ्रेम करके रखे तो रखे, लेकिन उसका डिजी लॉकर में उसका इंटीग्रेशन है, आधार के साथ उसका लिंकेज है, और आधार के माध्यम से हम ये सत्यापन भी कर सकते हैं जेन्युइन जो ट्रेनिंग है, जो हम पैसा दे रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, वो ज़मीन तक कितना पहुँच रहा है। तो उस कारण से करप्शन भी कम होगा और ग्रास रूट्स पे इफेक्टिव काम हम लोग कर पाएंगे, एक विजिबिलिटी हमारे एफर्ट्स की बढ़ेगी। तो इसलिए सिद्ध को हम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं मानते और काफ़ी इफेक्टिव हो गया। जैसे आपने कहा, डाउनलोड शुरू हो गए हैं, 88 लाख लोग इसमें एनरोल रजिस्टर हो चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर के कोर्सेज हो रहे हैं, रोज़ हम लोग एमओयू साइन कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ। रेड हैट के कोर्स, अब इन्फोसिस के कोर्स यहाँ उपलब्ध हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करना चाहती हैं। बल्कि एनएसडीसी तो विदेशों में भी कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ये देखिए हमने डीपीआई इंडिया ने बनाया है, इस मॉडल को आप भी अपना सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट भी हमें अफ्रीका और कई देशों से आ रहा है कि हम भी इस मॉडल पे, सिद्ध के मॉडल पे हम काम करना चाहते हैं। सर, आपने आईटीआई का जिक्र किया तो लगभग 15,000 से ज़्यादा आईटीआई का एक बड़ा सा नेटवर्क हमारे देश भर में है। अभी बजट के प्रोविजंस में था कि 1,000 से ज़्यादा आईटीआई को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, उनका न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश है। ये क्या सोच है और कैसे इस सोच से, जो आपने कहा न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, एआई का जिक्र है, इस सबको हम कैसे उसके साथ में जोड़ते नजर आएंगे? स्टेट्स की बड़ी भूमिका है इस देश में, संघीय ढांचा है। दिल्ली में लिया गया फैसला तभी इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, जब राज्य सरकारें उसमें सहयोग करें। शिक्षा तो वैसे ही कंकरेंट लिस्ट पे है, और जैसा आईटीआई जिसका हम जिक्र आप कर रहे हो, वो मुख्य तौर पे राज्य सरकारों द्वारा संचालित,
वहाँ ट्रेनर की नियुक्ति भी और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार देखती हैं। हम सपोर्टिव रोल में हैं, हम संसाधन दे रहे हैं, करिकुलम सपोर्ट दे रहे हैं, उनके सर्टिफिकेशन पे, अपग्रेडेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं। और सेंट्रल स्कीम अब बजट में आई है, उसमें 60,000 करोड़ का प्रावधान है। 1,000 ITIs को हब एंड स्पोक में विकसित करना है। यानी जरूरी नहीं है हम ज़्यादा संस्थाएं बनाएं, आवश्यक ये है कि संस्थाओं को आपस में हम इंटीग्रेट करें, अफिलिएट करें, ताकि एक कोर्स अगर इक्विपमेंट एक ITI पे है, दूसरे ITI पे दूसरे प्रकार का इक्विपमेंट है जो किसी और इंडस्ट्री को अप्लाई करता है, किसी और सेक्टर काउंसिल के साथ काम करता है, तो दोनों में आपस में रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताकि एक ITI में जो बच्चा पढ़ रहा है वो दूसरी जगह भी उसको वो सुविधा उपलब्ध हो सके। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए और राज्य की भूमिका को देखते हुए 60,000 करोड़ में प्रावधान है कि 30,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 20,000 करोड़ राज्य देंगे और 10,000 करोड़ हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत है जो CSR के माध्यम से हो। आज 15,000 ITI में से 3,000 गवर्नमेंट में है, 12,000 आज भी प्राइवेट सेक्टर में है। तो जो हमारे प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लिया है, जिन्होंने एक डिमांड देखा, उस डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेस्ट किया है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो हम उनके साथ अभी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन से मिल रहे हैं, राज्य में जो हमारे स्किल मिशन हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से 1,000 ITIs को हम अपग्रेड करें। और इसका दूसरा पहलू है, हम तो सिर्फ 1,000 ITI देख रहे हैं जी, हम फ्यूचर स्किल्स की बात कर रहे हैं, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। कहने को बहुत आसान है, हम कोर्स भी हमने बना दिया है, NSQF अलाइंड कई कोर्सेज उपलब्ध हैं, जॉब रोल्स हमने तैनात कर दिए, माइक्रो क्रेडेंशियल तैयार कर दिए। ये सब सिखाएगा कौन? तो जब तक हम इंस्ट्रक्टर नहीं तैयार करेंगे, और कुछ ऐसे ग्रीन एरियाज़ हैं, इमर्जिंग एरियाज़ हैं जहाँ वो नो हाउ अभी हमें डेवलप करना है, जहाँ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है। तो इसलिए ITI के अपग्रेड के साथ साथ देश में 5 NSTI के अपग्रेड का भी प्रावधान बजट में किया है। NSTI में जो हमारे ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हैं वो जाके ITI में पढ़ाते हैं, तो बुनियाद वहाँ से है। तो इसलिए काफ़ी प्रभावी योजना है और सारी चीज़ों को सोचते हुए स्ट्रीमलाइन कैसे होगा, और अब हम प्रोसेस अपना डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि एक रिफॉर्म भी इसके साथ हम लाएंगे कि हम ITIs की ग्रेडिंग करें, टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ें और उनके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखें, जो प्रॉपर उनके यहाँ रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि ITI का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, आपने कमरे बना लिए, चलो इक्विपमेंट भी ले लिया, लेकिन उस स्किल का आपके पास ट्रेनर भी होना चाहिए। तो ये हम डिस्कशन राज्यों के साथ करेंगे। जी। स्किलिंग और रीस्किलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हम एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। जब आप स्किल्ड हो जाते हैं तो आपके पास वो मौका भी होता है। जो स्किल लोन स्कीम है वो अब 7.5 लाख रुपए तक करने का प्रोविज़न किया गया है। तो स्किलिंग से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस सब इकोसिस्टम के लिहाज से भी किस प्रकार से कोशिश है युवाओं को एक संबल प्रदान करने की? मेरे मंत्रालय में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमता एक बड़ा फोकस एरिया है और हम 2 संस्थाएं भी चला रहे हैं। एक निस्बड है जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, नोएडा में है, और हमारी IEE है जो गुवाहाटी में है। तो ये दोनों संस्थाओं के माध्यम से बहुत ट्रेनिंग हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, आर्मी वेटरन्स के साथ, कई समाज के वर्गों के साथ लगातार इन संस्थानों में काम हो रहा है। साथ साथ जो स्किल लोन है ये बड़ा एक रिफॉर्म है। पहले 1.5 लाख तक था और सिर्फ स्केड्यूल बैंक्स तक ही था। बैंक्स के लिए 1.5 लाख का टिकट साइज़ इतना नहीं था, पर्याप्त नहीं था। उनको नहीं लगता था कि चलो कहाँ पीछे इसके दौड़ें। तो ना तो वो मोटिवेटेड थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें प्रचार करें, लोगों को जानकारी दें, ना ही इसकी रिकवरी पे वो फोकस थे कि अगर NPA हो रहे हैं तो NPA नहीं होने चाहिए, क्यों हो रहे हैं, रिकवरी करें। तो उस कारण से NSDC पे भी भार बढ़ रहा था और वो इफेक्टिव पॉलिसी नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि टिकट साइज़ को बढ़ाना होगा। आज ये कोर्सेज महंगे हैं, हम कोई AI रोबोटिक्स की बात करते हैं, अगर 2 साल की ट्रेनिंग करनी है तो 1.5 लाख में उसकी फ़ी शायद कवर नहीं हो रही कई एरियाज़ में। तो हमने इस टिकट साइज़ को बढ़ाया है। साथ ही 75% ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है। तो बैंक्स को भी हमने मोटिवेशन दे दिया है कि रिस्क जो है हम ले रहे हैं, भारत सरकार रिस्क ले रही है, हम गारंटी कर रहे हैं, आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, आप आगे आइए। और एक बार उनको वैल्यू दिखेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और इसमें NBFCs को भी जोड़ा है। यानी आप सोचिए दायरा पूरे देश में चला गया, जो रूरल बैंक्स हैं वो भी इस दायरे में अब आ गए। तो एक झटके में गांव के नौजवानों को भी अब 7.5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। तो एक बार बैंक्स को दिखेगा कि यस इसमें वैल्यू है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे वो ध्यान देंगे।
जी सर, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज को भी शुरू किया गया था। इसको और लगातार अपग्रेड करते रहने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री का रोल बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सीएसआर के थ्रू किस किस तरीके से उनको काम करना है, आपने इंटर्नशिप का भी जिक्र किया था। इस सब के लिए क्या कोई हम आगे बढ़े हैं, इन स्टेक होल्डर्स से बात की, एक फ्रेमवर्क इस प्रकार से बना के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। और एनएसडीसी के माध्यम से, क्योंकि उसका संस्था का डिज़ाइन ही ये था कि इंडस्ट्री का रोल हम बढ़ाना है। गवर्नमेंट नहीं कर सकती इस काम को, इंडस्ट्री को ही आगे आना है। और सेक्टर काउंसिल जो हमारे 36 काउंसिल्स हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ गवर्नेंस में इंडस्ट्री के टॉप लोग नाम जो हैं, जो खुद उन्होंने इंडस्ट्री बनाई है, ज़मीन से उठ के उन्होंने अपने व्यापार को स्थापित किया है, वे लोग लीड कर रहे हैं उन सेक्टर काउंसिल्स को। तो उन सेक्टर काउंसिल्स को मैंडेट है कि आप पीएमकेवीवाई को लागू कीजिए, और उनको मैंडेट है कि आप इंडस्ट्री के जो फैक्ट्री फ्लोर है, इंडस्ट्री जहाँ ट्रेनिंग देना चाहती है, जहाँ इंडस्ट्री के पास अगर कोई करिकुलम है, तो उसको आप अपनाइए। हमने ये भी हटा दिया है, क्योंकि फ्लेक्सिबल कार्यक्रम होगा तभी इंडस्ट्री आगे आएगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनएसक्यूएफ अलाइंड कोर्स ही हो। एनसीवीईटी हमारा रेगुलेटर है, बहुत उसने बेहतरीन काम किया है। वो एक्रेडिटेशन पे काम करती है, किस तरह से जॉब रोल डिफाइन होने हैं, कॉम्पिटेंसी क्या चाहते हैं। आखिरकार हमने 30 घंटे का कोर्स किया है या 2 साल का कोर्स किया है, आखिर में जब सर्टिफिकेट हमने किसी बच्चे को दिया है, तो उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, उसके आधार पे सारी चीज़ें बैकवर्ड डिज़ाइन हुई हैं। लेकिन अभी भी हम इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि इस ढांचे के बाहर भी अगर आपने कोई करिकुलम बनाया है और आप ट्रेन करना चाहते हो, तो हम आपको शामिल करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्लेक्सिबिलिटी अपने डिज़ाइन में रखा है। और डुअल प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ हमारी चल रही है। सेक्टर काउंसिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। और सर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हमने देखने को मिला, जहाँ पे एमओयू हुए, तमाम इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट सेटअप कर रही हैं और हमारे यहाँ लोगों को ट्रेन कर रही हैं। ये इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है, इसका क्या इतना फ़ायदा मिला है और हमारे युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता परक एक कौशल स्किलिंग मिल पाए, उसको किस तरह से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत एस्पिरेशनल बात की है, और कि इंडिया क्या स्किल कैपिटल बन सकता है दुनिया का। और उस लिहाज से आप देखें तो इंडिया में बड़े आविष्कार होने चाहिए। क्या हम 15-20 साल में अपने आप को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि एक बड़ा विश्व को नीड्स को मीट करने वाला टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन जाएगा, या बड़े यहाँ से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पैदा होंगे, इनोवेशन हो पाएगा। इस चीज़ के लिए हमें बैकवर्ड थिंकिंग करनी है। तो और ख़ास तौर से जो आपने कहा कि जहाँ आवश्यकता है, जहाँ माइग्रेशन संभव है, जहाँ हमारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और करार हो चुके हैं, मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन हो चुकी हैं, और वो हमसे कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि हम 40,000, 2 लाख, 10 लाख लोगों को हम नौकरी देना चाहते हैं विद इन ए टाइम फ्रेम। हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इवन एग्रीकल्चर में बहुत कंट्रीज़ सामने आ रही हैं, आगे आ रही हैं। तो लगातार हम एमईए के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेबर मिनिस्ट्री का इसमें एक बड़ा रोल है कि जो हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन की सिस्टम है, उसको बाहर वही वरीयता रिकग्निशन मिले। हमारे यहाँ आईटीआई, अगर एनसीवीटी का कोई सर्टिफिकेट किसी बच्चे ने लिया है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट की वही वैल्यू, क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे हमें सभी देशों को काम करना होगा, और इंडिया उसमें लीड ले सकता है। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण। और मेरा स्पेसिफिक सवाल सर अब आधी आबादी को लेकर है। महिलाओं को समान अवसर मिले, इस पर आपकी सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है, लगातार अपने बजट में भी देखा, तमाम पॉलिसीज़ में देखा। स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट में उनको वो अवसर मिल सके, उस दिशा में क्या अलग विशेष प्रयास? निर्मला सीतारमण जी ने बात ये भी कही कि विमेन लेड, जो विमेन फोकस्ड हमारी स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं, उनको बढ़ावा हमें देना है। और अभी भी जो हमारे ढांचा है, जो हमारी संस्थाएं हैं कौशल विकास मंत्रालय से के अंतर्गत, उनमें क्लियर मैंडेट है। मैंने आपको बताया कि 33 एनएसटीआई देश में है, उसमें से 19 दे आर ओनली फॉर विमेन। 30% आईटीआई की सीट्स देश भर में आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जन शिक्षण संस्थान, जो हमारी प्रभावी योजना, 290 जन शिक्षण संस्थान देश भर में पंजीकृत हैं, और उन्होंने लगभग 23-24 लाख लोगों को अब तक प्रशिक्षण दिया है, जो बहुत बुनियादी स्तर का प्रशिक्षण। गांव देहात के गरीब लोग इसमें आ गए हैं, जब फॉर्मल एजुकेशन भी जिनकी नहीं हुई, 10th पास के बच्चे भी जो है वो इसमें सामने आए, जो किसी कारण से एजुकेशन को छोड़ दिया लेकिन कुछ सीखना चाहते हैं, वो उसमें आगे आए, अपना काम करना चाहते हैं, वो जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। 83% लाभार्थी उसमें महिला हैं। इसके साथ साथ जनमन ट्राइबल पॉपुलेशंस को कैटर करना, जो ड्रोन दीदी का कार्यक्रम है,
एसएचजीज के साथ सीधा ट्रेनिंग करना, वो भी हमारा मंत्रालय ही कर रहा है। पीएम विश्वकर्मा में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत वो जो हमारे ट्रेड्स जो पुराने परंपरागत काम गाँव में मिल जाते हैं, उन लोगों को कैसे उनकी अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, उन संभावनाओं को बेहतर करने के लिए भी प्रयास है। SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक हैं या फिर ऐसे इलाके जो पिछड़े ज़िलों में आते हैं, बॉर्डर एरिया में आते हैं, आकांक्षी ज़िले हैं, नक्सल प्रभावित इलाके, इन पे एक अलग सा फोकस्ड तरीके से आपका मंत्रालय काम करता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो कहीं विकास में पिछड़ गया इलाके हों या वर्ग हों, उनके उत्थान के लिए? ट्राइबल्स ओरिएंटेड भारत सरकार की स्कीम है, पीएम जनमन है, और पीएम विश्वकर्मा में भी अगर आप देखेंगे इन्हीं कम्युनिटीज़ को ये प्रोग्राम केटर करता है। यहाँ एमएसएमई मिनिस्ट्री लाभार्थियों का डेटा इकट्ठा कर रही है, स्टेट्स के माध्यम से हमें दे रही है, उनकी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई इस तरह की स्कीम्स हैं। आप उनकी भी ट्रेनिंग, महिला के जो समूह हैं उनको दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जा रही है, वे भी हम लोग जो है हमारा कौशल विकास मंत्रालय का रोल है। जी सर, आपने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया 2020 के, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस है। आप लोगों के माध्यम से भी वोकेशनल ट्रेनिंग लैब्स बनाने का 1200 लगभग संस्थाओं ऐसे इस प्रकार की लैब्स बनाई जाएंगी। कहाँ पर ये लैब्स होंगी और शहरी ग्रामीण इलाकों को एक समाहित तरीके से आगे बढ़ा जा सके, उस दिशा में कैसे प्रयास होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि हमें अलग अलग उसमें हिस्सों में नहीं बांटना है। वोकेशनल पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, समावेशी शिक्षा नीति है, सबको साथ लेके चलना है, और बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन, समान शिक्षा अवसर की बात इस शिक्षा नीति में है। और स्वाभाविक है कि 6th क्लास के बाद कौशल विकास पे इस पर हमें ध्यान देने का मैंडेट दिया गया है, फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स टिल हायर एजुकेशन एंड बियॉन्ड। सो उसी पे हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे सारे जो प्रयास हैं वो एनईपी से गाइडेड है। जी, शहरी और ग्रामीण को लेकर हम किस प्रकार का एक प्रयास देख सकते हैं कि बात सिर्फ शहरों तक सीमित ना रह जाए, गांव तक ये जाए, और स्किलिंग जो खास तौर से देश हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है, उस लिहाज से वो बात नीचे तक उतर के जाए? वो देखिए, एक तो आईटीआईज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विकसित हैं, कई स्थापित हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। साथ साथ जो जेएसएस प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा, वो उसमें रूरल बेनिफिशरीज ही जो है बड़ी तादाद में है, और वे गांव के हर वर्ग में जा कर के उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब कोविड आया था तो PMKVY 3 को भी हमने रीडिज़ाइन किया था, ताकि जो मजदूर गांव लौट रहे हैं उनको हम कैसे अपस्किलिंग दे सकते हैं, ताकि उनको गांव में जाके उनको काम मिले। तो लगातार कोई भी चेंज करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। देश के गांव ही देश के विकास की बुनियाद है, और भारत सरकार उसकी इज्जत करती है। प्रधानमंत्री जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। जो चौधरी चरण सिंह जी हमेशा गांव के लिए कहते थे कि गांव के लोगों का विकास हो, देश के खेत खलियान में जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनतकश किसान मजदूर हैं, उनकी इज्जत हो। तो भारत सरकार उसे अपना धर्म मानती है। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि भारत को दुनिया की ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाने पे आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, इसका फ़ायदा उठाने से हम चूक ना जाएं, कैसे वो स्पीड और स्केल देखने को मिलेगी, और क्या बड़े विज़न हम अगले 5 साल या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिहाज से चल रहे हैं? 5 साल का जो बजट में जो घोषणाएं हुई है, मैं उनको दोहराता हूँ कौशल विकास के लिए, क्योंकि बड़े वो काम है कि हमें आईटीआई के माध्यम से 20 लाख जो बच्चों को प्रशिक्षण देना है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमें जन जन तक ले जाना है। यानी निरंतरता, स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, इसको हम जीवन का मंत्र हमारे देश के लोग अपनाएं। साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, 1 करोड़ लोगों को 500 कंपनीज़ में उनके लिए दरवाजे खोलने हैं। तो ये स्केल की बातें हैं। इससे पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक विजन और एनर्जी के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो लोगों की उम्मीद है, जो आज नौजवान चाह रहा है कि भारत सरकार उनके लिए काम करे, हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो एस्पिरेशंस यूथ की हैं उस पर आप बहुत तेज़ी से, स्पीड और स्केल से काम करें। बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया सर डीडी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। तो हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत कुछ काम हुआ, लेकिन बाकी बहुत तेज़ गति से स्पीड स्केल को आगे बढ़ाना है, ताकि युवाओं की आकांक्षाओं को जल्दी से जल्द पूरा किया जा सके। तो इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।